22 अप्रैल 2025 पहलगांव जम्मू कश्मीर की घटना के बाद 140 करोड़ भारतीयों में रोष था, गुस्सा था, और एक गुस्सा था आतंकवाद परस्त पाकिस्तान के प्रति। और लोग सोच रहे थे कि अब जवाबी कार्रवाई में सरकार कुछ बड़ा करेगी, सरकार इस बार 2016 के जैसा सर्जिकल स्ट्राइक या फिर 2019 के जैसा एयर स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा करने वाली है। तभी सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है और सरकार इस बार ना तो तोप चलाती है, ना टैंक चलाती है, ना ही कोई स्ट्राइक करती है, और इस बार सरकार करती है एयर स्ट्राइक की जगह वाटर स्ट्राइक, यानी बिना खून बहाए कुछ ऐसा कदम चलती है जिससे पाकिस्तान चरमरा जाता है, पूरा पाकिस्तान बिलबिला जाता है। और सरकार सोचती है क्यों बार बार इन पत्तों को काटना, इस बार इस पेड़ को ही काट देते हैं, इस पेड़ की जड़ों को ही खत्म कर देते हैं। अब सवाल यह बनता है कि क्यों इस वाटर स्ट्राइक के चलते पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा और क्यों पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। आज की इस वीडियो में हम इन सारी बातों को जानेंगे, एक एक करके फैक्ट के साथ चीजों को समझेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, और वीडियो ये अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों तक ये जागरूकता पहुंचाइए। यही वो, देखिए बहुत सारे लोग जागरूक नहीं है मेरे भाई, जागरूकता के लिए ही ये आपके सामने वीडियो लाया गया है। तो चलिए मैं एक एक करके सारी बातों को सुनाता हूं। आखिर क्या है सिंधु जल समझौता जिसे भारत ने तोड़ दिया है? यह 1960 में समझौता हुआ था, 9 साल लगे इस समझौते को होने में, यानी जब देश आजाद हुआ तब से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद रहा, सिंधु नदी को लेकर विवाद रहा, और 1960 में वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता कराई और फाइनली यह विवाद समाप्त हुआ। लेकिन क्या इस विवाद में भारत को नुकसान हुआ या फायदा, ये सारी बातें हम जानेंगे, या पाकिस्तान को फायदा हुआ, ये सारी बातें भी हम जानेंगे। अब यहां देखिए पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु संधि क्या है, जिसे पहलगाम हमले के बाद भारत ने किया निलंबित, यानी भारत ने कह दिया है कि भैया सुनो अब बहुत हुआ। भारत ने इनसे देखिए कोई प्रूफ नहीं मांगा, भारत ने कोई जो है ये नहीं कहा कि हम पहले इस हमले की जांच करेंगे, जब सबूत तुम्हें भेजेंगे कि देखो पाकिस्तान वालों ये तुमने कराया। भारत ने सीधा कहा है ये तुमने कराया है और हम एक्शन लेंगे। भारत ने कोई इफ बट नहीं किया और बिना देरी करते हुए इन पर एक बहुत जबरदस्त एक्शन ले लिया है। क्या है एक्शन, आइए जानते हैं। इस हमले के बाद मोदी जी इस समय पे जो है सऊदी के दौरे पर थे। जब यह घटना होती है 22 तारीख को, 23 को मोदी जी वापस आते हैं। वापस आकर एयरपोर्ट पर ही मीटिंग करते हैं, और जो मंत्रिमंडल की हाई लेवल मीटिंग होती है केंद्रीय मंत्रिमंडल की, और उस मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए जाते हैं। 2.5 घंटे तक यह मीटिंग चलती है और 5 बड़े फैसले इस मीटिंग में लिए जाते हैं। कौन से वो 5 बड़े फैसले थे, अब आप देख सकते हो। ये 5 बड़े फैसले थे। सबसे पहले पहला फैसला, पाकिस्तान के साथ 1960 की सिंधु जल संधि को या सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है, यानी इसे खत्म किया जाता है। दूसरा, अटारी एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। अटारी बॉर्डर जो है उसे क्लोज कर दिया जाता है, यानी पाकिस्तान के साथ जो भी हमारा व्यापार है वो बिल्कुल क्लोज होता है। कोई भी सामान भारत से पाकिस्तान नहीं जाएगा और पाकिस्तान से भारत की तरफ नहीं आएगा, पूरी तरह से इसे बंद कर दिया जाता है। तीसरा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना, जो सार्क है अपना साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए, जो सार्क के तहत वीजा मिलता था पाकिस्तान को, उसमें भी अब कोई छूट नहीं दी जाएगी, और सारे जो वीजा थे वो रद्द कर दिए गए हैं। तहत भारत आने की अनुमति नहीं है, यानी किसी भी पाकिस्तानी को भारत आने की अनुमति नहीं है। जो पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में SVES वीजा पर भारत में है, उन्हें 48 घंटों के भीतर देश छोड़ना होगा, यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान के नागरिक हैं वो 48 घंटे में देश छोड़ें। चौथा फैसला, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 7 दिन का समय दिया गया, यानी उन्हें कहा गया, यानी जो भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं उनसे कहा गया कि सुनो भाई 1 मई तक का समय, 1 मई से पहले यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल लो। हम तुम्हारे साथ कोई भी संबंध नहीं चाहते, जो थोड़े बहुत बचे थे वो पूरी तरह से खत्म करो और यहां से निकल लो। 5वां फैसला, भारत के जो राजदूत
पाकिस्तान में है, जो कि कहां, इस्लामाबाद में है, उनसे कहा है कि भाई तुम वापस आ जाओ और पाकिस्तान वालों तुम यहां से निकल जाओ। उसके बाद जो भारत के नागरिक पाकिस्तान में, उनसे कहा है कि जल्दी से जल्दी वो भारत आ जाएं वापस। उसके बाद यहां बात करें, अब बात यह आती है, ये सारी की सारी जो जानकारी है जो हमारे विक्रम मिस्री जी हैं फॉरेन सेक्रेटरी, इन्होंने ये सारी बातें जो है बताई हमें यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये सारी बातें बताई कि हमने जो है ये 5 बड़े फैसलों पर पाकिस्तान के साथ जो है 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के अगेंस्ट लिए हैं। उसके बाद इन्होंने सारी बातें बताई। अब उसके बाद अब आप कहोगे कि सर हमने ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है सिंधु जल जो संधि है उसे हमने तोड़ दिया है, जो सिंधु जल समझौता है। अब आप कहोगे सर क्या ही फर्क पड़ रहा है कि हमने सिंधु जल समझौता तोड़ दिया, पानी रोकने से क्या ही फर्क पड़ेगा? तो आइए मैं इस बात को भी आपको बताता हूं कि पानी रोकने से क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले समझिए कि सिंधु जल समझौता आफ्टर ऑल है क्या। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को पंडित नेहरू और अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान ने सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब यह समझौता क्या था, इस बात को समझते हैं बहुत ध्यान से। देखिए क्या था सिंधु जल समझौता। जब हम भारत को देखते हैं तो उत्तर भारत में आपको यहां 6 नदियां दिखाई देती हैं। जब आप पंजाब नाम लेते हो तो पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों की भूमि। ये 5 नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदियां थीं। इन 5 नदियों के जो बीच की भूमि थी ये पंजाब कहलाती थी। चूंकि जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो इसका कुछ हिस्सा पंजाब का, जो आज भारत में जो पंजाब है वैसा ही पंजाब पाकिस्तान में भी है, और उसका कुछ हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अब ऐसे में यहां पर जो इंडस रिवर है, ये जो मेजर रिवर पाकिस्तान की कही जाती है, फैसला यह हुआ। अब देखना, मेरी बात ध्यान से समझना, झेलम, इंडस यानी सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों में, ऊपर वाली 3 नदियों में 80% पानी है। ये पूरे 6 नदियों के पानी का 80% पानी ऊपर की 3 नदियों में है। ये नदियां मुख्यतः भारत से या फिर तिब्बत से निकलती हैं और पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। वहीं बात करें जो नीचे की 3 है, जिनमें रावी है, व्यास है और सतलुज है, इन 3 नदियों में पूरा जो पानी है वो मात्र 20% पानी है। 1960 में सिंधु जल समझौते के तहत ये 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया गया। यानी ये जो पश्चिमी नदियां हैं, इधर वाली जो नदियां हैं, ऊपरी वाली नदियां, ये पानी पूरा 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया, और इस पूरे पानी का यूज जो है वो पाकिस्तान करेगा। ये 20% पानी हिंदुस्तान को मिला, और इस 20% को भी हम पूरा यूज अब तक नहीं कर पा रहे थे। हाल ही में हमने यहां पर जो रावी है इस पर बांध बना के इस पानी को रोका है पाकिस्तान जाने से, बाकी हम इसका लगभग 19% के आसपास ही इस पानी का यूज कर रहे थे। तो सबसे पहली बात तो जब यह समझौता हुआ तो पता नहीं किस आधार पर और पता नहीं किस विद्वान ने यह बुद्धि लगाई थी कि 80% पानी पाकिस्तान को दिया जाए और मात्र 20% पानी भारत को मिलेगा। यह समझौता जो है कर लिया, और ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर हुए, और वर्ल्ड बैंक ने यानी विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता कराई। अब भारत क्या कह रहा है? भारत कह रहा है कि सुनो बेटा, हम तुम्हारे सारा का सारा जो पानी है ना ये रोक देने वाले हैं। भारत ने संधि से कह दिया कि हम इस संधि को नहीं मानते और हम ये सारा इन 3 नदियों का पानी रोक देंगे। देखिए ये जो नदियां हैं ना, सिंधु और इसकी सहायक नदियां, पाकिस्तान में 93% जो सिंचाई है, 93% जो कृषि है, वो इसी के इन्हीं नदियों से होती है। सोचो अगर हमने ये नदियों का जो पानी है ये पाकिस्तान में जाने से रोक दिया तो पाकिस्तान की जमीन बंजर हो जाएगी। वहीं पाकिस्तान की मोस्टली जो बिजली का उत्पादन है वो इन्हीं नदियों पे हाइड्रो पावर प्लांट बना के बिजली का उत्पादन करता है, और अगर हमने नदियां रोक दी तो पाकिस्तान की बिजली जो है वो गुल हो जाएगी और पाकिस्तान अंधेरे का शिकार हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो बिजली नहीं रही तो यहां आप देख सकते हो, देखो ये सारे के सारे जो है जानकारी है, 20% केवल पानी आता था भारत में और 80% आता था पाकिस्तान में। अब अगर हमने बिजली रोक दी तो अंधेरा हो गया, बिजली रोक दी तो फैक्ट्रियां बंद हो गई, और अगर फैक्ट्रियां बंद हो गई तो निवेशक चले जाएंगे। निवेशक चले गए तो पाकिस्तान में कोई पैसा निवेश करने नहीं आएगा, और अगर पाकिस्तान में कोई निवेश करने नहीं आएगा तो वहां के लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और लोग बेरोजगार हो गए तो वहां क्या
लूटपाट, मारपीट, कत्लेआम बढ़ेगा और जनता सड़कों पर होगी पाकिस्तान की सरकार के ही खिलाफ। यानी भारत ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सोच समझ के उठाया है। अब बात आती है सर, ये कदम जो उठाया है ये पाकिस्तान की बर्बादी, देखिए ये आप देख सकते हो सिंधु नदी जो ये आ रही है और इसकी ये सहायक नदियां आप देख सकते हो, पूरा क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है और बहुत ही हरा भरा एरिया है। अगर हमने ये पानी यहीं रोक दिया तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये एकदम से वीरान बंजर क्षेत्र हो जाएगा। अब ऐसे में भारत सरकार इस कदम को कितना दृढ़ता के साथ लेती है यह देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा सपने में भी सोच नहीं सकता है। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो जो भारत का स्टेप है, ये सिंधु नदी जो है, यहां पूर्वी नदियां सतलुज, व्यास, रावी, इनका पानी जो है भारत इस्तेमाल करता था, जबकि पश्चिमी नदियां जो थी सिंधु, चेनाब, झेलम, भारत को बिजली और खेती के सीमित अधिकार थे इन नदियों के पानी को लेकर। अब यहीं मैं बात करूं तो जो भारत है, भारत जो है, क्या बात यह आती है कि क्या पाकिस्तान इस पे कुछ नहीं कर सकता? करेगा। पाकिस्तान अब यूएन में जाएगा, पाकिस्तान अब वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा कि महामहिम हमारी रक्षा करो। मानवता, भारत मानवता को कुचल रहा है, भारत हमें पानी नहीं दे रहा है। इस तरह की जो बातें हैं जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान उठाएगा और अलग अलग देशों से भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करवाएगा। लेकिन यह कदम जब भारत ने उठाया है तो भारत ने इसके परिणाम क्या होंगे यह भी पहले ही सोच लिया होगा। सरकार भी यह बात जानती है, अच्छे से समझती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान दूसरे देशों के द्वारा या अन्य संस्थाओं के द्वारा, लाइक वर्ल्ड बैंक और जो यूएन, ऐसी संस्थाओं के द्वारा लगातार भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो भारत सरकार है वो अपनी इस फैसले पर कितना अडिग रहती है, कितना दृढ़ रहती है, यह देखने वाली बात होगी। यह तो बात हुई कि पाकिस्तान की बर्बादी का जो है भारत सरकार जो है प्लान तैयार कर चुकी है। अब बात करते हैं उन आतंकवादियों की कि उनका क्या होगा। देखो एक बात तो तय है, उनकी उम्र छोटी हो गई है। आज नहीं तो कल नहीं तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उनका मरना तय है। और जब उनका मरना तय है तो ये मैं लिख के दे रहा हूं, इसे ऑन रिकॉर्ड कर लेना, इसे रील बना के वायरल करना, ये मैं लिख के दे रहा हूं। जिस दिन वो आतंकवादी मारे जाएंगे ना तो उसी दिन कुछ सेकुलरिज्म के सूरमा भारत से ही निकलेंगे और कहेंगे कि एक हालात का मारा हुआ मारा गया, हालात के मारे को सेना ने हत्या कर दी, ऐसा कुछ भारत से ही निकलेंगे सेकुलरिज्म और वो ऐसा कुछ कहेंगे। तो ये लिख लो, तुम जितनी खुशी मनानी है मना लो, ज्यादा दिन की ये तुम्हारी खुशी रहने वाली नहीं है, क्योंकि उनका मरना तो तय है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, ये निश्चित है। अब बात आती है कि ठीक है ये सारी चीजें हुई, लेकिन झूठ कितना होता है ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। हद होती है झूठ बोलने की, मतलब झूठ अल्टीमेट लेवल का। यार तुम लोगों को बेवकूफ समझते हो, पागल हैं हम। यह बात सच है कि जब भारत में लोग पढ़े लिखे नहीं थे तब सरकार और थी, और जब से लोग पढ़े लिखे हैं तब सरकार बदली है। यह सच है, इसलिए छुप नहीं सकता है। देखते हैं, देखो प्रियंका गांधी जी का ट्वीट आता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, और जो राहुल गांधी हैं वो अमेरिका का दौरा बीच में छोड़ के आ गए हैं, और जो मोदी हैं वो जो सऊदी में इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा प्रियंका गांधी जी अपने ट्विटर पर पोस्ट करती हैं। अब वास्तविकता क्या है वो समझिए। देखिए वास्तविकता मैं आपको बताता हूं, एक ही न्यूज़पेपर की कटिंग है। हमला 22 तारीख को होता है। मोदी जी आप यहां देख सकते हो, एनडीटीवी की न्यूज है, अप्रैल 23 और 10:59 पर भारत में आ जाते हैं। सुबह मॉर्निंग में 10:59 यानी 11 AM पर भारत में आ जाते हैं मोदी जी। यहां देख सकते हो, और पाकिस्तान के ऊपर से नहीं उड़ के आते, दूसरा रूट लेके आते हैं। ये आप देख सकते हो, एनडीटीवी ने इसे जो है कवरेज दिया है। अब आइए राहुल गांधी जी पे। राहुल गांधी जी भारत आते 24 अप्रैल, अमेरिका से अपना जो है जो यात्रा छोड़ के अमेरिका की। मोदी जी 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे आते हैं और एयरपोर्ट पर ही मीटिंग करते हैं। राहुल गांधी जी पहुंचते हैं कितने, 24 अप्रैल, और
सुबह के 4:28 पर पहुंचते हैं। तो आप यह बताइए प्रियंका जी कि राहुल जी पहले आए या मोदी जी पहले आए? तो फिर किस आधार पे आपने इतना बड़ा झूठ बोला? यह देख सकते हो कि राहुल जी वापस आ गए लेकिन मोदी जी इंजॉय कर रहे हैं। आप पब्लिक को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? है पब्लिक समझ रहे हो कि पब्लिक जो है ये जो आप ट्विटर खेलते हो, क्या पब्लिक नहीं जानती है? ये सब जानती है, ये पब्लिक है। तो आप जो ये झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हो ना, उसी का कारण है आप 10-15 साल विपक्ष में बैठे हो और आगे भी ऐसे ही बैठे रहोगे। अगर ऐसे ही आपके कर्म रहे, ऐसे ही झूठ फैलाते रहे, तो ऐसे ही आप आगे भी बैठे रहोगे, यह निश्चित है। यहां आप देख सकते हो पहलगाम आतंकी हमले की खबर सुनते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा बीच में ही खत्म करके दिल्ली वापस लौट आए हैं। और आप टाइम भी देख सकते हो, दोनों में मैंने आपको टाइम मेंशन करके दोनों न्यूज में दिखा दिया है। उसके बाद यहां देखिए, बात यही नहीं रुकती है। यहां देखिए आप, ये आते हैं AIMIM के नेता मोहम्मद वारिस पठान। ये ओवैसी जो AIMIM है, ओवैसी की पार्टी है, उसके नेता हैं वारिस पठान। और ये बयान देते हैं, पहले ये इस बयान की घोर निंदा करते हैं। भाई निंदा बहुत सुन ली है, नहीं चाहिए यार तुम्हारी निंदा, अब तो हम देख लेंगे जो हमें करना है। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आके ज्ञान फिर से दे दिए। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये ज्ञान दे दिए। अब इन्हें बताया जाएगा कि आतंकवाद का मजहब होता है या नहीं, ये अब हमें बताएंगे। सबको, पूरी दुनिया को पता है, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को पता है कि आतंकवाद का कौन सा मजहब है। ये तुम मत बताओ, पूरी दुनिया जानती है यार। बहुत सारे देशों ने तो तुम्हें बैन तक कर रखा है, तुम्हें वीजा तक नहीं देते हैं, ये सच्चाई है। उसके बाद आप इनका बयान जरूर सुनिए। ये कौन है? ये होने वाला जो देश है बलूचिस्तान, उसकी होने वाली प्रधानमंत्री है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं होने वाला देश है बलूचिस्तान? क्योंकि बलूचिस्तान में इस समय पे अलग राष्ट्र की मांग जोरों पर है। ऐसे में उसको जो एक तरह से लीड कर रही है वो है नायला कदारी। नायला कदारी, ये ट्विटर है, कोई रंजना सिंह है, इन्होंने ये ट्वीट किया है। इस वीडियो को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सलमान खुर्शीद, असुरुद्दीन ओवैसी, पवन खेड़ा और संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, और केजरीवाल को अवश्य सुनना चाहिए। आखिर ये कह क्या रही हैं, मैं आपको सुनवाता हूं इनकी बातें। ये इन्होंने क्या कहा है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको भी कुछ सीख मिलेगी। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से हैं। अब आप इनकी बातों को सुनना, मैं जरा इनकी बातों को स्टार्ट करता हूं। देखिए इनकी बात सुनिए आप। इसमें तो एक ही मुल्क बन रहा है और एक भी मुल्क नहीं रहा। एक मुल्क जो कब्जा किया गया वो आज़ाद हो रहा है, बलूचिस्तान। बाकी जिन मुल्कों के हिस्से चोरी किए गए वो मुल्क अपने हिस्से वापस ले। इसमें तो और कोई मुल्क नजर ही नहीं आ रहा। दूसरी बात, जो अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें पाकिस्तान का पता नहीं है। उनको सिर्फ उन लोगों से मिल लेना चाहिए जो इसी प्रेम के कारण 47 में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गए थे। 75 साल से वो महाजिर हैं, उन्हें वहां हिंदुस्तानी कहते हैं। ये कोई पाकिस्तानी मानता ही नहीं। जो अपना सब कुछ छोड़ कर गए पाकिस्तान के प्रेम में, पाकिस्तान ने उनको हिंदुस्तानी महाजिर का टाइटल दिया हुआ है और उनको मारते हैं, काटते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनकी बेटियां उठाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में कोई इज्जत मिली ही नहीं। तो अब आप सोच रहे हो, सुना होगा आपने, ये कह रही है मोहतरमा कि जो मुल्क है ना, एक मुल्क को पाकिस्तान ने कब्जा किया, दैट इज बलूचिस्तान, वो मुल्क अलग है। बाकी जो टुकड़े हैं वो अलग अलग मुल्कों से चुराए हुए हैं और बाकी के मुल्क भी अपने टुकड़े ले लें, वापस ले लें, तो मुल्क बचेगा ही कहां। ये पाकिस्तान के बारे में बात कर रही है, बलूचिस्तान की जो है ये लीडर है। इन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान प्रेमी भारत में बैठे हैं ना, उनके लिए सीख है कि वो एक बार ना यहां जो भारत से जब 1947 में जो पाकिस्तान प्रेम में आकर जो भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले गए, एक बार उनसे आके मिलो। उनको ये जो पाकिस्तानी है वो मुसलमान नहीं समझते, वो समझते ही नहीं है। उनको पीटते हैं वहां और वहां उनके ऊपर प्रताड़नाएं करते हैं और बहुत ज्यादा ज्यादतियां वहां करते हैं। उनको मानते ही नहीं है कि ये पाकिस्तानी मुसलमान है। तो भाई ये बात आप कब समझोगे? ये समझा रही है, देख लो बलूचिस्तान की है, समझ जाओ, अभी भी टाइम है भाई। बाकी आप लोगों की मर्जी है।
हम तो बता सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को इस बताने पर भी आपत्ति होगी। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में बढ़िया बढ़िया कमेंट आप करते ही हो। और बाकी आप इस मैटर पर क्या आपकी सोच है, क्या आप कहना चाहते हो, जरूर 2 लाइन कमेंट बॉक्स में इन पाकिस्तानियों के लिए और भारत में जो पल रहे आस्तीन के सांप हैं उनके लिए जरूर 2 लाइन कहें। बाकी मिलता हूं मैं अगले अपडेट के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, राम राम।